जम्बूद्वीप चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रख्यात सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री ओपी व्यास जी, आप सेंट्रल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसके आप सदस्य रहे हैं, अभी जो नोआखाली में गई थी। आप भूतपूर्व जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रहे हैं। एक विशेष बात इनके लिए है कि गणतंत्र दिवस परेड 2009 में राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। ऐसी शख्सियत आज हम सबके बीच में है और संदेश खाली से आप लौटे हैं, वहां क्या कुछ देखा, क्या महसूस किया, आज हम इस विषय पर उनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है नमस्कार चैनल पर। वैसे जी, आपने जब आप गए तो आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? वहां की सुरक्षा एजेंसीज का, पुलिस का बर्ताव कैसा रहा आपके प्रति? देखिए, जब हम 6 सदस्यीय जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग, हमें अपनी सुरक्षा को लेकर के अंदेशा था। हम आभारी हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार के कि जिन्होंने हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा जो है वो प्रदान की और हम अपने काम को अंजाम देने के लिए हम बंगाल में पहुंचे। 25 फरवरी को सुबह हमको संदेश खाली के लिए निकलना था। सवेरे पहले बंगाल पुलिस के कर्मी जो है होटल में धड़ाधड़ आ गए और इंटिमिडेट या यूं समझे कि एक तरह से भय पैदा करने के लिए उन्होंने हमको 144 धारा 144 का नोटिस हमको सर्व किया और हमें कहा कि वहाँ धारा 144 लागू है, इसलिए आप वहाँ पे नहीं जा सकते। हमने कहा कि हम कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे जो ये सदस्य हैं इसके अंदर एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, वो हैं। मैं खुद अधिवक्ता होने के नाते भी कानून का सम्मान करता हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जॉइंट रजिस्ट्रार लॉ के पद पर मैं कार्य कर चुका हूं। तो हम कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। बाकी हमारे जो दल के सदस्य हैं वो भी एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर और मीडिया और आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर है, तो उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम कानून को हम नहीं तोड़ेंगे। तो हमने कहा हम दो के समूह के अंदर हम चले जाएंगे और हम किसी भी तरीके की आपको लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। और हम लोग उसके बाद में लगभग 9, साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग रवाना हुए। हमको संदेश खाली से 70 किलोमीटर पहले रोक लिया गया, हाईवे था। हमने कहा हमें यहाँ कौन सी धारा 144 लागू है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास में रिक्वेस्ट आई है कि आप आगे नहीं जाएं। हमने कहा कौन से कानून के तहत नहीं जाएं हम? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कानून का नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट आई है इसलिए आप नहीं जा सकते, और बैरिकेड उन्होंने लगा रखे थे सामने। तो हमने कहा कि ये तो कानून के विरुद्ध आप जो है कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा है हम आपकी गाड़ी में बैठ करके चलते हैं, हमको पीड़ितों से मिलना है। वो भी नहीं माने। हमने कहा आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, तब भी नहीं माने। हमने कहा चलिए हम 6 में से 2 महिलाएं हैं, आप सिर्फ 2 महिलाओं को जाने दीजिए, हम 4 लोग नहीं जाते हैं। तभी भी वो नहीं माने। हम लोग धरने पे बैठे। उसके बाद में हमने कहा कि ये तो आप इलीगल जो ऑर्डर्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ हमको धारा 151 सीआरपीसी में हमको डिटेन किया गया, गिरफ्तार हमको किया गया। अच्छा। और आपको ताजुब होगा कि 151 जो है वो ब्रीच ऑफ पीस को लेकर के है। अब ब्रीच ऑफ पीस कहाँ होगी? वहां पुलिस थी और पैरामिलिट्री फोर्स थे और हम थे। वहां पे आम जनता का एक व्यक्ति भी नहीं। बैरिकेडिंग हमसे बहुत दूर। हमने कौन से कानून का उल्लंघन किया? ये अपने आप में हमारा इलीगल अरेस्ट था, अब्यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी थी, और हमारा जो डिटेंशन था वो अनलॉफुल डिटेंशन था। हमने वहां पे प्रेस वार्ता में भी ये कहा था कि हम चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और डीजीपी वेस्ट बंगाल को हम चुनौती देते हैं कि उन्होंने जो ये कार्रवाई की है, यदि वो न्याय संगत है तो इसको सिद्ध करें, क्योंकि ये इलीगल डिटेंशन और अनलॉफुल कस्टडी का जो ये मामला था, पूरे देश ने देखा है इसको। कुल मिलाकर ममता बनर्जी को जाने ही नहीं देना चाहती थी वहां पर। उन्होंने सारी अपनी हदें पार की, एक तरह से कहा जाए। देखिए, सरकार को डर था कि हमारी जो नाकामी है वो सामने आ जाएगी। अदरवाइज टीएमसी के मिनिस्टर जा रहे थे, टीएमसी के एमएलए जा रहे थे, सारे लोग जा रहे थे। और आपको एक चीज बताऊं मैं कि जो पुलिस अधिकारी थे उनमें से एक तो ऐसे थे जैसे उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश, इतने आक्रोश में थे मिस्टर बिलाल। तो जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में पुलिस जो है वो कार्य कर रही हो। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमको ये स्थिति देखने को मिली। देखिए, जब हमको नहीं जाने दिया गया तो कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को कहा आप इनको रोक नहीं सकते। हमको 3 स्थानों पर जाने की जो है वो
स्वीकृति मिली, इजाजत मिली। और आप ताजुब करेंगे कि जब हम 3 तारीख को जब हम संदेश खाली पहुंचते हैं तो हमारे गाड़ियों के कारवां को और हम लोगों को पुनः रोक लिया गया। एसपी रैंक के जो अधिकारी थे उनसे हमने पूछा कि अब आपने क्यों रोका है, कि नहीं आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। हमने कहा जो आपको लिखवाना है लिखवाइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में है, आप हमें रोक नहीं सकते। तो उसके बाद में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नावें नहीं है वहां पे। एक रोकने का एक बड़ा अद्भुत तरीका है, जिस तरीके से तो हम लोग खड़े रहे वहां पे, पुलिस की एक बोले ये इसमें सिर्फ पुलिस वाले जा सकते हैं। तो एक रोकने का पूरा कुचक्र और षड्यंत्र मैं कहूंगा कि ये रचा हुआ था। सौभाग्यवश सामने से एक नाव आ रही थी जिसमें काफी सारे ग्रामीण आ रहे थे, तो हमने सोचा कि ऐसे तो अब हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही 10-12 लोग उसमें से उतरे और हमने कहा कि हमें कोई रोकने का प्रयास करे उससे पहले हम कूद करके और उस नाव के ऊपर जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी और हम लोग जितने सदस्य थे वो सीआरपीएफ के आ गए। आप देखेंगे कि इतनी संख्या थी उस नाव के अंदर, और नाव एक साधारण नाव इस तरीके की थी, कोई सेफ्टी का कुछ भी नहीं था। एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि जान को हथेली पे लेकर के और हम लोग जो है वो, क्योंकि संदेश खाली जो है एक टापू है अपने आप में, आइलैंड है एक, और आज तक कोई विकास का कोई कार्य हुआ नहीं। तो इस तरीके से हम संदेश खाली पहुंचे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम कलकत्ता से जब हम संदेश खाली की तरफ आ रहे थे, और संदेश खाली से पहले जो इधर मेन लैंड से जो जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ चाहे कोई ईंट भट्टे हों, चाहे मार्केट हो, जितनी भी वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी जो होती हैं उन सब के ऊपर संदेश खाली का जो मुख्य अभियुक्त है शाहजहां शेख, उसका एकाधिकार जो है वो था वहाँ। मतलब कुल मिला करके जो संदेश खाली है एक तरह से, जैसा मीडिया में भी देखने को मिलता है कि वो ऐसा बताता है कि वहाँ का बेताज बादशाह, ऐसा आपको देखने को मिला। अच्छा, उसके बारे में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि पहले वो कहीं बस के कंडक्टर का काम करता था। देखिए, लोगों से जो बातचीत हमने की उससे सीधा प्रतीत हुआ कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। सीपीएम पार्टी का वो काडर था, और जैसे ही तृणमूल सत्ता में आई, आपको पता है तृणमूल का सत्ता में आने के पीछे सबसे बड़ा जो उन्होंने जो पृष्ठभूमि तैयार की नंदीग्राम और सिंगूर से जी। और उन्होंने ये दावा किया था कि बंगाल में जो सीपीएम का जो गुंडागर्दी और जो आतंक का साम्राज्य है उससे हम मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि जैसे ही टीएमसी सत्ता के अंदर आती है तो जितने इस तरह के तत्व थे शाहजहां शेख जैसे, ये सारे के सारे टीएमसी में आ गए। तो 2013-14 के लगभग शाहजहां शेख जो है सीपीएम छोड़ करके और तृणमूल कांग्रेस में आया, और आने के बाद में आप ये देखिए कि ये वहां का शासक बन बैठा। एक तरीके से मैं यदि ये कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लोगों को अरेस्ट किया गया, जब हम लोगों को रोका गया, पूरे देश के अंदर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई और जो सरकारी तंत्र बंगाल का जो बेनकाब हुआ और दबाव बना, शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। लेकिन आप गिरफ्तारी का यदि आप उसका उस समय का यदि आप रिकॉर्डिंग देखेंगे या छायाचित्र देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बादशाह शाहजहां जो है वो पुनः अवतार के अंदर आ गए हों, पुलिस प्रजा के रूप में पीछे चल रही हो। जैसे कहा जाता है ना, लोग जो बोलते हैं कि बादब बामुलाइजा होशियार शहनशाह पधार रहे हैं, इस तरीके से उसकी अरेस्ट हुई है, और ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से। और आपको एक चीज और बताऊं, लोगों से बातचीत के अंदर जो हमको लगा, बंगाल के अंदर एक संदेश खाली नहीं, कई संदेश खाली है, कई शाहजहां शेख हैं जो लोगों की किस्मत को जो है उसका फैसला करते हैं। वो लोग अत्याचार करते हैं खुले रूप में, हर तरह के आतंक के साये में वो लोगों को रखते हैं और शोषण करते हैं। ये तो आपके माध्यम से ही पता लग रहा है कि एक संदेश खाली नहीं, कई संदेश खाली है वहां पर। एक बात और सुनने में आती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है, इनका वहां की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से कब्जा सा है, जिसका एक हिस्सा ये शाहबाज शेख भी था। क्या ऐसा ही है क्या? देखिए, जब संदेश खाली हम जा रहे थे 25 फरवरी थी, 24 फरवरी को हम साउथ 24 परगना के अंदर कुछ इलाके थे जहां पे हम गए, तो हमें ऐसी शिकायत मिली थी कि वहां रोहिंग्या रहते हैं। तो जब हम उन इलाकों के अंदर जाते हैं, बिल्कुल स्लम जैसा, गांव के अंदर यानी स्लम जैसे बने हुए लग्जरी कारें हमने देखी वहां पे। अच्छा, हाँ, और लोग जो रोहिंग्या हैं वो ताले लगा लगा करके भाग गए। घर में खाना बना हुआ है, कपड़े धुले हुए हैं। तो लोगों से बातचीत करने के बाद में कुछ इस तरह से तस्वीर सामने आई कि बांग्लादेशी जो हैं वो इन इलाकों में बस चुके हैं, और
रोहिंग्या लोग जो हैं, क्योंकि मान लीजिए यदि किराया 1,000 है तो रोहिंग्या लोग 3,000 रुपये किराया देंगे, 4,000 रुपये किराया देंगे। तो बांग्लादेशी तो बस ही चुके हैं, जो बांग्लादेशी बस चुके हैं वहां पे उन्होंने रोहिंग्याओं को बसाना शुरू कर दिया है। तो रोहिंग्याओं के आवागमन में कोई समस्या नहीं है, बांग्लादेशियों के बसने में आवागमन में कोई समस्या नहीं है। आवागमन में हम जैसों से वहाँ के शासन तंत्र को समस्या है। इकोनॉमी, निश्चित रूप से इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आ रहा हूँ आप कि आपके जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बैठे हुए हैं और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंदिरों के नीचे जो जमीन है, कई सारे लोग हमारे पास में है कि साहब हमारे पास में पट्टा है लेकिन हमारी जमीनें छीन ली गई और उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उन जमीनों को बेच दिया गया या अपने काडर में बांट दिया गया। वो कागज लेकर के घूम रहे हैं जो वहां के भूस्वामी हैं। तो लैंड छीन ली गई, रिसोर्सेज छीन लिए गए और वो आकर के बस गए हैं वहां पे। ये स्थिति है। वास्तव में आप जिस प्रकार से बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी दुखद स्थिति है वहाँ, बड़ी दयनीय स्थिति है वहाँ। अच्छा, वहाँ बातचीत करते समय एक जो सुनने में आता है कि टीएमसी जो कार्यालय है वहाँ संदेशखाली में, उस टीएमसी कार्यालय में बहुत सारी महिलाओं को और ज्यादातर हिंदू महिलाएं, उनको कार्यालय में जबरदस्ती बुलाया जाता था या उठाकर ले जाया जाता था। क्या ऐसा आपको भी सुनने में आया? देखिए, 3 मार्च को जब हम संदेशखाली गए, हमारे साथ में महिला सदस्य भी थे। लगभग 18-19 महिलाओं की टेस्टिमनीज हम लोगों को मिली। हमने बातचीत, उनके परिजनों से भी हमारी बातचीत हुई। वहां के लोगों ने बताया कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं। हिंदू बाहुल क्षेत्र है संदेशखाली, लेकिन उस विशेष पॉलिटिकल पार्टी का इतना आतंक है कि आप वोट नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके के शाहजहां शेख और उसके जो गुर्गे जो काम बताएंगे वो काम करने पड़ेंगे। महिलाओं ने जो अपनी कहानी बताई, मैं कहता हूं कि आपका कलेजा फट जाएगा उनको सुन करके। जो लड़की पसंद आ गई, जो महिला पसंद आ गई, उसको वो जबरन लेकर के जाते थे। यदि वो नहीं जाएगी तो वहां के पुरुष सदस्यों को प्रताड़ित किया जाएगा, बुरी तरह पीटा जाएगा, उनको तरह तरह की उनको धमकियां दी जाएंगी। और एक को लेकर के जाते थे एक दिन टीएमसी कार्यालय में। सबसे ज्यादा जो भयाक्रांत जो वहां की जो महिलाएं थी, शाहजहां शेख के 2 गुर्गे, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, ये 2 नाम सबसे ज्यादा उन्होंने बताए। और पूरी रात जो दरिंदे थे वो गिद्ध की तरह उस महिला को या उस लड़की को नोचते थे और सुबह उसको कहते थे कि जाओ, और कोई पूछे तो कहना मनोरंजन के लिए पार्टी कार्यालय बुलाया था। तो एक महिला के ससुर ने जब विरोध किया उनकी इस दरिंदगी का, बहुत बुरी तरह पीटा गया। तो महिलाओं के साथ में तो ये इस तरीके की स्थिति है। दूसरी बात, यदि आपको वहां पे दुकान करनी है आजीविका के लिए तो 5 से 6 लाख रुपए टोलाबाजी के आपको देने होंगे। यदि आपको खोखा भी लगाना है लकड़ी का, गुमटी जो छोटी सी होती है, 30 से 40 हजार आपको पार्टी फंड में जमा कराने होंगे। अदरवाइज आप अपनी आजीविका को नहीं चला सकते। मजदूरी करवाएंगे आपसे, मजदूरी नहीं देंगे। और जैसे आपने सुना होगा कि नक्सलियों का जो इलाका है जहां कंगारू कोर्ट लगती है उनकी, इस तरह से शाहजहां शेख की कोर्ट लगा करती थी वहां पे, और वो फैसले करता था। लोगों के खेत छीन लिए गए और उनमें प्लॉट काट काट करके उनको बेच दिए गए। इस तरह का जो मैं कहता हूं कि ऐसा कौन सा अत्याचार है जो उन्होंने नहीं किया। सारी हदें पार कर दी उन लोगों ने। और पुलिस मूक दर्शक, तुरंत या तो फोन चला जाएगा उनके पास, या किसी की कोई समस्या होगी तो पुलिस वाले कहेंगे शाहजहां शेख के पास जाओ, वो फैसला करेंगे। यानी आतताई जो है वो न्याय करेगा, ऐसा सुनने को मिला। कुल मिलाकर के इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल जैसा पहले भी सुनने को मिलता रहा, जैसे पिछले चुनाव में जो टीएमसी के विरोध में जो लोग जीत गए चुनाव, उन कैंडिडेट्स को धमकी मिलने लगी, उनके घर जलाए गए, उनको पत्थरबाजी की गई, और जिन लोगों ने वोट दिया ये पता लग गया कि टीएमसी को वोट ना देकर के दूसरे को दिया, तो उनकी महिलाओं के साथ भी बलात्कार हुए। ये ऐसा सिमिलर लगता है क्या आपको? देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए भी हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी। तो आप जो बता रहे हैं इसके हम ही ने जांच नहीं की। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी गई थी, बाकी जांचें भी कई हुई हैं। और ये जिस तरीके से उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, तो ये सारी के सारे जो अत्याचारों की गाथा है चुनाव के बाद में, ये सबके सामने है।
और ये कहा गया था उस समय कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे रूल ऑफ रूलर है। यहाँ पे इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। देखने में क्या आता है कि अब जैसे दो घटनाएं सिमिलर मान लें हम, एक संदेश खाली में घटी, एक जो है पूर्वोत्तर में मणिपुर में। मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। संदेश खाली में जब लोग शोर मचाने लगे, वहां टीमें पहुंचने लगी, पत्रकार पहुंचने लगे, उसके लिए कोर्ट चले गए लोग, तब जा करके कोई आदेश आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो स्वयं संज्ञान लेता है, इसका आधार क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बारे में टिप्पणी करने के लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि मणिपुर और बंगाल, हम दोनों के इसको समान रूप से हम नहीं देख सकते। मणिपुर की परिस्थितियां अलग हैं, बंगाल की परिस्थितियां अलग हैं। मणिपुर में आप ये देखेंगे कि वहां का जो पुलिस है या वहां पे जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे। वो वहां पे एथनिक वायलेंस वाली एक स्थिति है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बड़ी बड़ी कमेटी वहां पे गठित हुई हैं, और आप उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि वहां पे शांति स्थापित हुई है। बंगाल के अंदर तो जो बंगाल की पुलिस है वो अपराधियों के साथ में मिली हुई है। यदि पुलिस अपना रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करे तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां जो आपको देखने में मिल रही हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जब आप ये कहें कि फटकार लगाई है वहां की पुलिस को, शाहजहां शेख को तुरंत अरेस्ट कर लिया, जैसे उनके पास में शाहजहां शेख उनके पास में उनकी सुरक्षा के अंदर मौजूद हो कि तुरंत गिरफ्तार हो जाता है। तो और जब वो सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं कि साहब ये ईडी वाले की इसकी सीबीआई नहीं करे और करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय संगत जो है उसके अंदर अपने आदेश जारी किए हैं। और इसी को तो हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वस्तु स्थिति को देखते हुए उन्होंने रूल ऑफ लॉ का जो है उसका विश्वास जो है, उस विश्वास को सुदृढ़ करने का बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा, इसी से लगा हुआ एक विषय और, जैसा आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा वहां खतरे में है, ऐसा आपने देख, क्या धार्मिक मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं क्या? जैसे रामनवमी या दुर्गा पूजा, इससे संबंधित भी ऐसे बहुत सारे अत्याचार वहां देखने को मिलते हैं, क्या ऐसा भी महसूस किया आपने वहां से? देखिए, रामनवमी हिंसा की जब हम जांच करने के लिए गए थे, तब भी हमको उस जगह रोका गया जहां पे धारा 144 थी ही नहीं, और डर उनका यही था कि हमारी पोल नहीं खुल जाए। लेकिन हम पीड़ितों से मिलने में सफल रहे, क्योंकि पीड़ित हमारे पास में आ गए, ज्यादा दूरी का वो विषय नहीं था, तो वो आ गए। हॉस्पिटल में जाकर के हमने जो घायल थे उनसे भी हमने बातचीत की। लोग भगवान की आरती उतार रहे हैं, फलों का, मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं, राम के भजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और ऐसे शांतिपूर्ण जो है लोगों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू होती है, आक्रमण होता है, पुलिस मूक दर्शक रहती है। जब हमने अपनी रिपोर्ट दी और हमने ये मांग की कि पुलिस का जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण रहा है और इन केसेस की जांच एनआईए को सौंपी जाए, हमें खुशी है इस चीज की कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ दिनों बाद में एनआईए को जांच सौंपी। इस बार जब हम गए तब हमको पता चला कि 6 दर्जन के करीब जो है आतताई, जो हिंसा में, रामनवमी हिंसा में जो शामिल थे, उनको चिन्हित करके गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पहले क्यों नहीं किया गिरफ्तार? तो निश्चित रूप से आपके सामने है जो वस्तु स्थिति है। अभी टीवी पर कुछ दिन पहले एक बयान ममता बनर्जी ने दिया, ये केवल आरएसएस और बीजेपी वाले ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए सारे फंडे अपना रहे हैं, ऐसी वास्तविकता कहीं नहीं है, पश्चिम बंगाल सब बहुत शांत है, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया। देखिए, वस्तु स्थितियां सबके सामने है। शाहजहां शेख को उन्होंने निष्कासित किया है अपनी पार्टी से। आप जब सामने चीजें हो रही हैं, आप कहां से उनको नकार सकते हैं? ये मैं पॉलिटिकल उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको बताऊं कि जब हम संदेश खाली जाकर के आए और जब हम हवाई अड्डे पे थे, इस देश की पार्लियामेंट लोकसभा में विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब हमको संयोगवश मिलते हैं, और संदेश खाली की जो घटना है उसके बारे में उन्होंने भी अपनी पीड़ा बयान की। सभी लोगों को पता है कि संदेश खाली में क्या हुआ है, सभी लोगों को पता है कि रामनवमी हिंसा के पीछे कौन लोग थे। मैं आपको बताऊं कि टीएमसी के जो ये गूंस हैं, जो ये गुंडे हैं,
आज वहां की सरकार के लिए भस्मासुर हो गए हैं। इनको कंट्रोल करना, क्योंकि इतनी छूट इनको दी है, अब इनके बस की बात भी नहीं रही है। तो ये थे श्रीमान ओपी व्यास जी, जिन्होंने वहां से लौटने के बाद क्या क्या महसूस किया, क्या क्या उनको ध्यान आया, राष्ट्र के सामने क्या क्या रखना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने अपनी सारी बात रखी। संदेश खाली का जो दारुण दृश्य देखा वो आप सबके सम्मुख रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।